लेकिन उसने ने हमारी एक ना सुनी और हम दोनों को घर से भर निकल दिया। हम दोनों माँ बेटी पूरी रात घर के बाहर खड़े रहे और जब अदिति घर से बाहर चली गई तब हम दोनों अंदर आए। इतना बोल पायल माया को आगे बोलने का इशारा करती है तो माया आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर अपने डैड के पास आती है और बोलती है, डैड मॉम सच बोल रही है, हमें इस घर से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको एक बार देखना चाहते थे, इसलिए हम घर के बाहर ही आपके होश में आने का इंतजार करते रहें कि आपको होश आ जाए और हम आपको एक बार देख कर था हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाए गए। अगर अदिति को हम दोनों का था रहना पसंद नहीं है। तभी पायल बोलती है, भले ही अदिति मुझे अपनी मां नहीं समझती है, लेकिन मेरे लिए तो दो बराबर है। अदिति बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो घर छोड़कर जाने की बात है जिसे हमें कर टाल सकते थे, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम दोनों अदिति की खुशी के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। एक बार आप को देखने का की इच्छा थी जो अब आपको ठीक देख के पूरी हो गई हैं। और इतना बोल दोनों राकेश जी के रूम से निकलने को होती है तभी उन्हें राकेश जी की आवाज आती है। वो बोल रहे थे कि अदिति को फोन करो और उसे सुबह था आने को बोलो। अब आगे वहीं होटल हयात में वो लड़का अब भी कॉल पर बात कर रहा था, लेकिन अब उसके एक्सप्रेस चेंज हो गए थे। अब उसके फेस पर डार्क एक्सप्रेस थे जिसे कोई एक बार देख ले तो डर से वही अपना दम तोड़ दे। लेकिन इस बात से अनजान उसके भाई जैसे दोस्त अपनी ही मस्ती में थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनसे कुछ दूर पर खड़े इंसान के अंदर का शैतान जाग गया है। तभी उन्हें कुछ गर्मी से फील होती है तो उनमें से एक जिसका नाम दक्ष रावत था वो बोलता है, यार एकदम से यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गई है। उसकी बातों सुन उनका दूसरा दोस्त बोलता है जिसका नाम विवान शाह था, हाँ मुझे भी लगा रही गर्मी। वही वो चारों बातें कर ही रहे थे कि उनसे को एक गुस्से से भरी आवाज आती है जिसे सुन सब अपने पीछे कॉल पर बात कर रहे लड़के को देखते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं, इस राक्षस को अब किसने गुस्सा दिला दिया है, क्या उसे और जीने का मन नहीं है। ये सब जिस लड़के की बात कर रहे हैं वो है आदर्श्य राठौड़, राठौड़ इंडस्ट्रीज का सीईओ, जो कॉल पर किसी इंसान पर चिल्ला रहा था। आदर्श्य दिखने में जितना हैंडसम और चार्मिंग है उतना ही उसमें गुस्सा भरा हुआ है। गलती करने वालों को वो एक ही सजा देता था, सजाए मौत। अपने दोस्त को गुस्से में देखकर ऋषभ बजाज जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख बोलता है, आदि क्या हुआ, ये सब बचपन के दोस्त हैं इसलिए ये आदर्श्य को आदि ही बोलते हैं। अपने कंधे पर किसी का हाथ देख आदर्श्य पीछे देखता है। ऋषभ को वहां देख आदर्श्य अपने फेस के एक्सप्रेशंस चेंज करता है और ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। ऋषभ आदर्श्य से पूछता है, भाई सब ठीक है ना, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। आदर्श्य बिना कुछ बोले वहां से टेबल के पास आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, दादाजी और दादी माँ मुझे मुंबई बुला रहे हैं। उन दोनों ने एक लड़की पसंद की है जिसकी शादी वो मुझ करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें मेरे बच्चे देखने हैं मरने से पहले। आदर्श्य की बात सुन विवान हंसने लग जाता है और हंसते हुए बोलता है, यार तेरे दादा दादी को शादी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तेरे बच्चे चाहिए। तू एक काम क्यों नहीं करता है, तू किसी भी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड कर, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो तू उस लड़की को पैसे देकर उसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बोल दियो और वो बच्चा तू अपने दादा दादी को दे दियो। इससे उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी तेरे बच्चे को देखने की और तुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। देख सिमले सा सॉल्यूशन बता दिया है, अब तू क्या करता है ये तुझ पर है। ऋषभ बोलता है, शट अप विवान, ये कैसी बातें कर रहा है, तुझे पता है ना आदि को लड़कियां पसंद नहीं है, ये उनके पास तक नहीं जाता और तू उसे वन नाइट स्टैंड के लिए बोल रहा है। ऋषभ की बात काट रोहित मेहता बोलता है, उसे लड़कियों से एलर्जी नहीं है, उसे तो वो ही लड़की चाहिए जिसे ने इसकी जा बचाई थी। रोहित की बात सुन विवान बोलता है, क्या यार आदि, वो तो काफी सालों की बात हो गई है, तब तुम और वो लड़की बहुत छोटे थे, क्या पता अब तक उसकी शादी हो गई हो और तुम उसके इंतजार में कहीं पूरी जिंदगी कुंवासे ना रह जाओ और तुम्हारे दादा दादी की आखिरी इच्छा तुम्हारे बच्चे देखने की अधूरी न रह जाए। आदर्श्य अपने दोस्त विवान को गुस्से में देखता है और बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए हो, आंटी अंकल से बोलकर मुझसे पहले तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी और तुम्हें तो पता है अगर एक बार मैंने उन्हें बोल दिया तो वो कभी भी मेरी बात नहीं टालते हैं। आदर्श्य की बात सुन विवान बोलता है, नहीं भाई तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। विवान एक फीकी सी हंसी हंसकर बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुमने सीरियस हो ले लिया। विवान की हवाइयां उड़ते देख सा हंस देते हैं और आदर्श्य को भी थोड़ी हंसी आ जाती है।
सबको हंस देख विवान बोलता है, शटअप, अब ये सोचो कि आदि को इन सब से बाहर कैसे निकालना है। ये सुन आदर्श बोलता है, मैंने इन सब का सॉल्यूशन निकाल लिया है, जिससे उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएंगी और मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और इतने टाइम में मैं उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा। आदर्श की बात सुन सभी उसे हैरानी से देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, क्या सॉल्यूशन निकाला है? आदर्श बोलता है कि मैं उस लड़की के अलावा और किसी भी लड़की के पास नहीं जाऊंगा और ना ही किसी और को हाथ लगाऊंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही लड़की चाहिए। तभी विवान बोलता है, भाई तू ही तो किसी भी लड़की के पास जाना नहीं चाहता है, लेकिन लड़कियां तो तेरे पास आने को बेकरार हैं। अभी उस वेट्रेस को नहीं देखा, कैसे तुझे देख रही थी, जैसे आंखों से ही तेरी हॉट बॉडी को स्कैन कर रही हो, और एक तू है जिसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है। आदि यार, तू उस लड़की के सामने कपड़ों में था तब वो तुझे ऐसे देख रही थी, तो सोचो अगर तुम उसके सामने बिना कपड़ों के होता तो वो तेरे साथ पता नहीं क्या क्या करती, वो तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ती। ये सुन सभी हंसने लग जाते हैं और आदर्श से बोलता है, ये सब तभी पॉसिबल है जब मेरी मर्जी हो। आज तक कितनी ही लड़कियों ने मुझ पर ट्राई किया है, कितनी ही लड़कियां मेरे बिस्तर तक आना चाहती हैं, लेकिन जिसे मैं अपने बिस्तर पर लाना चाहता हूं वो आती ही नहीं है। उस वेट्रेस का ही नहीं, मेरा भी बहुत कुछ करने का मन करता है, लेकिन ये कमबख्त दिल किसी और को दिल में बसाता ही नहीं है, और न वो आती है और ना ही उसका किसी को पता ही नहीं है। आदर्श की ऐसी बेशर्मों वाली बात सुन सब उसे मुंह खोले देखते हैं। रही साहिल शेख बोलता है, विवान ये क्या बोल रहा है, आज इसने कुछ गलत तो नहीं खा लिया है जो ऐसी बातें कर रहा है। विवान हंसते हुए बोलता है, वो क्या है ना, मैं आज कल हॉस्पिटल से फ्री टाइम में बेशर्मी की क्लासेस देने लगा हूँ और हमारा सबसे शांत लड़का मेरा पहला स्टूडेंट है। देख लो एक दिन की क्लास में ही कैसी बातें कर रहा है। अगर तुम सबको भी सीखना है तो बता देना। विवेल की नौटंकी देख सब अपने हाथ विवान के सामने जोड़ते हुए बोलते हैं, नहीं महाराज, आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखें और हम सबको बख्श दे। हम छोटे लोगों की औकत कहा कि हम मिस्टर विवान शाह से क्लास ले सके, और सब जोर जोर से हंस देते हैं। सबको शांत कर ऋषभ बोलता है, आदि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तेरे दादाजी तेरी शादी करना चाहते हैं, वो जब तक तेरा पीछा नहीं छोड़े गए, जब तक तू शादी करके उन्हें एक परपोता या परपोती नहीं दे देता है। भाई उनका भी कहना ठीक है, हमें टाइम पर शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम लोग मुझे ही देख लो, तुम सब सिंगल लोगों के बीच में एक शादीशुदा आदमी हूँ, अब तुम सबको भी शादी कर लेनी चाहिए। आदर्श ऋषभ को बताता है कि उसके दादाजी के पोते पोती की इच्छा को पूरी करने के लिए उसने सेरोगेशी से बच्चा पैदा करने का प्लान सोचा है, और दादाजी को बोल दूंगा कि मैंने शादी कर ली है, और उन्हें ये बच्चा देकर बोल दूंगा कि इस बच्चे की माँ ने मुझे धोखा दिया और वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। तभी रोहित मेहता बोलता है, भाई क्या वो तुम पर यकीन कर लेंगे? उन्हें यकीन करना पड़ेगा। आदर्श सबको देखते हुए बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ अदिति को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि कल क्या होगा जब पापा मुझसे इस बच्चे के बारे में पूछे गए। मैं उन्हें क्या बताओ गई कि मुझे भी नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई और ये किसका बच्चा है। तभी उसे अपने अंदर से एक आवाज आती है जो कह रही थी, अदिति तू पागल मत बन, ये बच्चा तेरा है। भले ही तुझे नहीं पता कि तू प्रेग्नेंट कैसे हुई, लेकिन अब ये बच्चा तेरे पेट में पूरे 9 महीने रहेगा। तुझे ही इसका सब कुछ बना होगा। इस बच्चे की क्या गलती है जो तू इसे सजा दे? तू कोई नहीं होती है ये सब करने वाली, और आपने मन के सवालों का अपने आप से ही जवाब मांगती हैं। तभी अदिति के मन में एक सवाल आता है, अगर पापा ने मेरी बात नहीं मानी और अगर पापा ने इस बच्चे को नहीं अपनाया और मुझे अबॉर्शन के लिए फोर्स किया तो मैं क्या करूंगी? मैं न ही पापा को छोड़ सकती हूँ और ना ही अपने बच्चे को। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बेसहारा सी हो जाती है और अपने हाथों को जोड़कर ऊपर देखती है और अपने मन में बोलती है, हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, मैं क्या करूं? मॉम आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई है? मुझे भी अपने साथ ले जाती ना। मुझे उन दोनों माँ बेटी की साजिशों का शिकार होना पड़ता और नहीं आज मैं इस दुविधा में होती। एक तरफ मेरे पिता है जिन्होंने मुझे पाल पोष कर इतना बड़ा किया है, और एक तरफ नन्ही सी जान जिसकी कोई भी गलती नहीं है। अदिति ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसने माया की बात सुन ली थी। फ्लैशबैक। माया अदिति को कॉल अपने पापा के फोन से कॉल करती है। अदिति जो कि अपने पापा के होश में आने के इंतजार में थी, वो अपने पापा का कॉल देखकर जल्दी से कॉल पिक करती है
तो उसे माया की आवाज आती है, जो उसे अपने बोली में मिठास और फिक्र ले साथ बोलती है, अदिति तुम ठीक तो हो? वो मैंने तुम्हें डैड की तबीयत ठीक है ये बताने के लिए कॉल किया है। वो क्या है ना, तुम्हें तो उनकी फिक्र है नहीं, लेकिन वो तो हमारे डैड है, उन्हें तो हमारी फिक्र है। इतना बोल माया रुकती है और फिर से बोलती है, डैड ने बोला है कि वो तुमसे कल मिलना चाहते हैं, तो टाइम से आ जाना। और फिर थोड़ी धीमी आवाज में, क्या है ना, तुम्हें तो उनकी फिक्र है कि नहीं, लेकिन हमें तो है। अगर तुम टाइम से नहीं आई तो मैं डैड को बोल दूंगी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके जीने मरने से, और तुम्हें तो पता है डैड को अब मुझ पर कितना भरोसा है। मैं उन्हें जो भी बोलूंगी वो उस पर आंख बंद कर यकीन कर लेंगे। आई थिंक तुम समझ गई हो, तो टाइम से आ जाना। माया कॉल को कर नहीं करती है और अपने डैड के पास जाकर बोलती है, डैड मैंने अदिति को बोल दिया है कि वो कल आपसे मिलने आ जाए। तभी बीच में पायल बोलती है, जी आपने क्या सोचा है? राकेश जी बोलते हैं, किस बारे में? पायल बोलती है, अदिति के पेट में जो बच्चा है उस बारे में। बच्चे की बात सुन राकेश जी थोड़े गुस्से में बोलते हैं, उस बारे में क्या सोचना है? अदिति का अबॉर्शन करा देंगे। अपने पति की बात को बीच में काट कर पायल बोलती है, अगर अदिति उस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करे गई तो आप क्या करेंगे? राकेश जी बोलते हैं, अगर अदिति उस बच्चे को नहीं गिराए गई तो उसे ये घर छोड़कर जाना होगा। उसे परिवार में से या उस नजायश किसी गंदी नाली के कीड़े में से किसी एक को चुनना होगा। अगर वो परिवार को चुनती है तो हम उसे वैसे ही रखेंगे, और अगर उसने इस बच्चे को चुना तो वो मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी हैं। अपने डैड की बात सुन माया कॉल को देखती है कि कहीं कॉल कट तो नहीं हो गया है। अदिति ने सारी बातें तो सुन ली है। कॉल को ऑन देख माया के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपनी मॉम को कुछ इशारे से बताती है। अदिति जब अपने पापा की यह बातें सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो, लेकिन अदिति अपने आप को संभाल लेती है, क्योंकि जब अदिति अपने बहन माया से बात कर रही थी तब मीरा भी उसी के पास बैठी थी। वह मीरा को ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी कि कैसे उसके पापा उसे अपनाने के लिए इस बच्चों को गिराने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए वह अपने आप को शांत रखती है और एक खुशी के साथ ही मीरा को बताती है कि उसके पापा को होश आ गया है और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। बैक टू प्रेजेंट टाइम। अदिति यही सोचकर रोए जा रही थी कि कल पता नहीं क्या होगा। अगर उसके पापा ने उसे सच में घर से बाहर निकाल दिया तो वह कहाँ जाएगी? उसके पास और कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। यही सोचते अदिति वैसे भी पूरे दिन की ऑफिस के काम से थकी हुई थी। वह पूरे दिन की भाग दौड़ में इतनी थक गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह रात को रोते रोते ही कब सो गई। उसे पता भी नहीं चला। सुबह के 9 बजे जब मीरा की आंख खुलती है तो वह अदिति को सोते हुए देखते हैं तो उसे उठाते हुए बोलती है कि अदिति जल्दी उठो, हमें तुम्हारे घर भी जाना है तुम्हारे पापा से मिलने के लिए। तो अदिति एक मुरझाई हुई शक्ल के साथ उठ जाती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। फ्रेश होकर बाहर आती है। इतनी देर में मीरा भी रेडी हो जाती है और दोनों मीरा के होटल रूम से निकालकर अदिति के घर के लिए निकल जाते हैं। अदिति और मीरा 20 मिनट में अदिति के घर पहुंच जाते हैं और वह जैसे ही अंदर जाने को होते हैं कि उन्हें बाहर ही माया मिल जाती है, जो उनका ही इंतजार कर रही होती है। माया आदित्य को देखकर बोलती है कि मेरी प्यारी बड़ी बहन तुम आ गई, और अदिति को एक डेविल स्माइल देती है और उसे बोलती है कि जल्दी चलो, डैड तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम टाइम की बड़ी पंचुअल हो और पंचुअल होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि डैड को लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने जिस टाइम तुम्हें बोला था आने के लिए तुम उसी टाइम पर आई हो। वह अदिति और मीरा दोनों को घर के अंदर लेकर जाती है। अदिति घर के अंदर जाती है तो देखती है कि सामने ही उसके पापा राकेश जी उनके हाल के सोफे में बैठे हुए थे। उनकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, वहीं उनका चेहरा भी पीला पड़ चुका था और वह थोड़ी कमजोर से लग रहे थे। यह देखकर अदिति अपने पापा के पास जाने लगती है तो अदिति के पापा उसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं। अदिति अपने पापा के ऐसे हाथ दिखाने से थोड़ी उदास हो जाती है और अदिति के पापा उसे हाथ दिखाकर हाल में लगे हुए दूसरे सोफे पर बैठने के लिए बोलते हैं तो अदिति सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अदिति सोफे पर बढ़ते हुए यही सोचती है कि आज उसके पापा की बातों में वो प्यार नहीं है। वही उसके पास मीरा भी बैठ जाती है तो अदिति के पापा उसे थोड़े नाराज होते हुए बोलते हैं कि अदिति तुमने क्या सोचा है? अदिति अपने पापा की बात सुनकर बोलती है, किस बारे में पापा? अदिति के पापा उससे थोड़े गुस्से में बोलते हैं
कि अदिति तुम इतनी भोली भी मत बनो, तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो। अदिति ये सुनकर बोलती है पापा मुझे सच में नहीं पता, आप बताइए तो सही आप किस बारे में पूछ रहे हैं। तो अदिति के पापा उसे बोलते हैं कि मैं इस बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम इस बच्चे को अगर रखना चाहती हो तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। मैं किसी के भी गंदे खून को अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, इसलिए अगर तुम इस बच्चे को रखोगी तो तुम ये घर छोड़कर जाना होगा और तुम फिर हम सब के लिए मर चुकी हो। अपने पापा के मुंह से यह बातें फिर से सुनकर अदिति रोने लग जाती है। तो अदिति के पापा उसे डांटते हुए बोलते हैं कि ये झूठे मगरमच्छ के आंसू निकलना बंद करो और जो मैंने पूछा है तुम उसका जवाब दो। अदिति रोते हुए बोलती है कि पापा क्या आपको सच में मुझ पर यकीन नहीं है। तो अदिति के पापा बोलते हैं पहले था लेकिन अब नहीं है, अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, यह बताओ यह बच्चा किसका है। अदिति बोलती है कि पापा मुझे सच में नहीं पता ये किसका बच्चा है और मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अदिति के पापा बोलते हैं अदिति तुम क्या सोचती हो कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे पागल समझती हो, तुम्हें सब कुछ पता है लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी छोटी बहन ने मुझे सब कुछ बताया है कि तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं और उन्हें में से किसी का यह बच्चा गंदा खून है, लेकिन तुम हमें बताना नहीं चाहती। और अपने पापा के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर अदिति हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पापा उसके बारे में यह सब सोचते हैं। अगर उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहन उसके बारे में यह बोलती तो वह 1 मिनट के लिए बर्दाश्त भी कर लेते, लेकिन अपने पापा के मुंह से यह सब सुनकर अदिति को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि उसके पापा जिन्होंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है आज उन्हें उनकी बात पर यकीन ना होकर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन पर यकीन हो रहा है। अदिति यह सब सोच ही रही थी कि अदिति के पापा फिर से चिल्लाते हुए बोलते हैं अदिति मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता यह किस गंदी नाली के कीड़े का खून है जो तुम्हारे अंदर पल रहा है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है, तुम्हें मेरी बेटी बनकर रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को अभी गिराना होगा और अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो तो तुम्हें यह घर छोड़कर अभी जाना होगा और तुम हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी हो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। इसलिए अगर तुम यह बोलती हो कि मुझे यह बच्चा रखना है तो तुम अभी इस घर से जा सकती हो। अपने पापा को ऐसे बोलते देखकर कि वह उनके लिए मर चुकी है, ये सुनकर अदिति जल्दी से उठती है और अपने पापा को बोलता है कि पापा मुझे नहीं पता था कि आपको मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है, काश आज मेरी माँ होती तो वो आज मेरा साथ देती। मुझे नहीं पता था कि यह सौतेली बहन और सौतेली माँ की बातों में आप आ जाएंगे और अपनी बेटी जिसे आपने पाल पोस्ट कर इतना बड़ा किया है उसे पर ही आपको यकीन नहीं होगा। आपको इन दोनों अनजान लोगों पर यकीन है लेकिन मुझ पर यकीन नहीं है। अच्छा अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। इस बच्चे को मैं पालूंगी लेकिन इसे मैं इतने अच्छे संस्कार दूंगी कि वो अपनी माँ को समझे, ना कि किसी की बातों में आकर गलत बोले, और इसकी हर एक मुसीबत में मैं इसके साथ रहूंगी आपकी तरह, इसे मैं बीच में नहीं छोड़ दूंगी। इस बच्चे के सामने में एक ढाल बनाकर खड़ी रहूंगी, कोई भी मुसीबत आएगी वह सबसे पहले मेरे से होकर गुजरेगी। इतना बोल अदिति जोर जोर से फूट फूट कर रोने लग जाती है। अदिति के पापा को अदिति के ऐसे रोने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी वाइफ पायल ने उन्हें अदिति के बारे में इतना बुरा बुरा बोला था जिससे वो अदिति के खिलाफ हो चुके थे। उसे अदिति का रोना, अदिति की सच्चाई कुछ भी नहीं दिख रहा था, उन्हें बस अदिति की गलती ही दिख रही थी। इसलिए वह अदिति से मुंह फेर लेते हैं क्योंकि अब अदिति के ऐसे रोने से उन्हें भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लग गया था। क्योंकि बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर ले लेकिन माँ बाप का दिल कभी भी इतना पत्थर का नहीं हो सकता कि वह अपने बच्चों को रोते हुए देखकर भी कुछ ना बोले। इसलिए अदिति के पापा वहां से जाने का उठते हैं तो अदिति बोलती है कि पापा आप मत जाइए, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरे साथ ऐसा होगा। अगर आज मेरे माँ जिंदा होती तो वह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देती, वह हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। अगर भले ही उसमें मेरी गलती हो या ना हो लेकिन मेरी माँ हमेशा मेरे लिए खड़ी रहती। लेकिन पापा मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसे बीच रास्ते पर छोड़ देंगे। इतना बोल अदिति वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकती है क्योंकि उसे पता था अगर वह थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो वह कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए वह जल्दी से अपने रूम में जाती है और एक छोटे
से बैग में अपने 2-4 कपड़े और कुछ जरूरी सामान डालकर नीचे आ जाती है और लास्ट बार अपने पापा को देखते हुए बोलती है कि पापा मैं जा रही हूँ, आज के बाद आपको मेरी शक्ल कभी नहीं दिखेगी। और यह बोलकर मीरा और अदिति दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। वही अदिति के पापा अदिति को जाता देखकर हॉल से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। रूम के दूर को लॉक कर वहीं बैठकर रोने लग जाते हैं और बोलते हैं, स्नेहा आज हमारी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई है, जैसे से तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। अदिति अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके साथ जो कर रहा हूँ उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अदिति बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई है, तुम्हें पता है ना कि बिना शादी के एक औरत अगर एक बच्चे को जन्म देती है तो समाज उसे किस नज़र से देखता है और कोई भी उसे समाज से बोलने नहीं देता है। लेकिन अदिति यह बातें नहीं समझ रही है। उस पर तो पता नहीं कौन सा भूत सवार है, मुझे भी बुरा समझ रही है। स्नेहा तुम ही बताओ मैं क्या करूं। और वह जोर जोर से रोने लग जाते हैं। मैं तो उसका भला करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि समाज उसे ऐसी नज़रों से देखे, इसलिए ही मैंने उसके सामने इस बच्चे को गिराने की शर्त रखी थी। मुझे पता था कि वो यही करेगी और उसने यही किया। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही निकली जिसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता है। मुझे पता था अगर मैं उसके सामने ये शर्त नहीं रखता तो ये दोनों माँ बेटी उसे जीते जीताने मार डालती, जो मैं नहीं होने दे सकता था। इसलिए ही मैंने अदिति को इतना सब बोला है जिसे वो इस घर को छोड़कर चली जाए और अपनी जिंदगी को खुशी से जिए। ये समाज उसे यहाँ जीने नहीं देता और ये दोनों माँ बेटी उसे हर किसी के सामने बेइज्जत करती, इसलिए उसका इस घर से जाना ही ठीक है। मुझे पता है मेरी अदिति ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। ये कहीं न कहीं इन दोनों माँ बेटी की चाल है। क्या पता अदिति मुझसे दूर होकर अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाए। वो बहुत भोली है, उसको इन दोनों माँ बेटी की चलों का पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हॉल में पायल और माया दोनों खुश हो रही होती है क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा अदिति आज इस घर से निकल चुकी थी और वह दोनों खुश होते हुए एक दूसरे के गले लगाते हुए बोलती है, मॉम आज से ये सब हम दोनों का है। और जोर जोर से हंसने लग जाती हैं क्योंकि पायल ये सब होने का पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी। उसने राकेश जी शादी करने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेले हैं, कैसे अदिति को यह सब ले जाते हुए देख सकती थी। इसीलिए ही पायल ने यह सब प्लान बनाया था और आज उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था। इसलिए पायल और माया दोनों बहुत खुश थी। दोनों आपस में हंसते हुए बातें करती हैं और माया पायल को बोलता है कि मॉम आज हम जीत गए हैं, आज तो हमें पार्टी करनी चाहिए। और दोनों अपने ही घर में बने हुए बारे में चली जाती हैं और माया एक वाइन की बोतल निकलती है और 2 गिलास में डालकर एक अपनी मॉम को देती है और एक खुद पीते हुए बोलती है कि मॉम आज तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अदिति अपने घर से बाहर निकल जाती है। मीरा अदिति को लेकर अपने होटल में वापस आ जाती है और अदिति से पूछती है कि अदिति तुम्हें ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है। अदिति मीरा से बोलता है कि मीरा मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कोई रहने की ही जगह नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मीरा उसे डांटे हुए बोलती, तू पागल हो गई है क्या, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मेरे साथ रूस चलोगे। अदिति मीरा की बात सुनकर बोलती है, नहीं यार मीरा मैं वहां नहीं जा सकती। तो मीरा अदिति को बोलता है, क्यों नहीं जा सकती हो तुम, क्या मुझे अपनी फ्रेंड नहीं समझती हो? मैं भी तुम्हारे घर पर कितने कितने दिनों तक रुक जाती थी, क्या तुम मुझे अपनी हेल्प नहीं करने दोगी? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तो तुम मुझे करने नहीं दे रही हो। यह बोलकर मीरा अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। मीरा के फादर रसिया जॉब में लगे हुए थे। वो अदिति के पापा के बचपन के दोस्त थे, लेकिन अपनी जॉब की वजह से उन्हें रसिया जाना पड़ा और वही मीरा भी अपनी स्टडी के लिए उनके पास ही चली गई। पहले मीरा अदिति के घर के पास में ही रहती थी, इसलिए यह दोनों बचपन की दोस्त थी। लेकिन मीरा के पापा की रसिया में जॉब लगने की वजह से वह कहाँ चले गए थे। मीरा पिछले 5 से 6 सालों से वही रह रही थी, लेकिन वो बीच बीच में अदिति से मिलने आ जाती थी। मीरा की मॉम उसकी बात सुनकर मीरा को बात बोलती है कि मीरा तुम्हें अदिति को अपने साथ लाना चाहिए। मुझे पता है कि मीरा अदिति मॉम स्नेहा के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने कभी भी उसके साथ अच्छे नहीं किया है, वह हमेशा उसे ही गलत ठहराती हैं। लेकिन बेटा आज उस लालची औरत अदिति के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए हमें अदिति को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अदिति के मॉम डैड ने हमेशा हमारा साथ दिया है, आज हम जो कुछ भी है उनकी ही वजह से है
और वैसे भी हम दोनों बचपन की दोस्ती थी। अदिति मेरे लिए अपनी बेटी के समान है, जैसे तुम दोनों हो। मैं तो अभी बोल रही हूँ कि तुम अदिति को लेकर अभी रूस के लिए निकल जाओ और हम अदिति का यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर मीरा ओके बोलती है और उनसे थोड़ी बहुत और बातें करती है और कॉल कट कर अदिति के पास वापस आकर बोलती है, अदिति, मॉम ने बोला है कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी रसिया ले जाऊं और अगर तुमने मना किया तो मॉम ने कसम दी है कि तुम्हें वहीं उनके पास ही आना होगा। वो तुम्हारा और इस बच्चे का पूरा ख्याल रखें। गई मीरा की मां के मुंह से अपने बच्चे के लिए फिक्र सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मीरा के गले लगाते हुए रोकर बोलता है कि अदिति देखो, तुम्हारी मॉम को भी मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन मेरे पापा को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उन्हें इस हालत में जब मेरा साथ देना चाहिए, उस हालत में मुझे घर से निकाल दिया है। अब मीरा तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मीरा आदिति के आंसू पहुंचने हुए बोलती है कि आदिति, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें इस बच्चे के लिए स्ट्रांग बना है। अगर तुम ऐसे रो गई तो फिर तुम इस बच्चे को कैसे संभालोगी। आज से रोना बिल्कुल बंद। तुम्हें अपना ध्यान रखना है और इस बच्चे का भी ध्यान रखना है। अगर तुम ऐसे ही रोती रही गई तो इस बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ेगा और तुमने तो बोला था कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। क्या तुम इसका ऐसे ख्याल रखोगी। मीरा अदिति के आंसू पूछती है और बोलता है, अदिति चलो अब हम अपनी पैकिंग कर लेते हैं। मैंने टिकट्स बुक कर दी है, आज शाम की हमारी फ्लाइट है, इसलिए तुम जो सामान पैक करना चाहती हो उसे जल्दी से कर लो। अदिति मेहरा की बात सुनकर बोलती है कि मीरा, मेरे पास कोई ज्यादा सामान नहीं है, बस मैं वही बैग लेकर आई हूँ, यही है। और मीरा फिर आदिति की बात सुनकर बोलती है, ठीक है तो तुम फिर रेस्ट कर लो, मैं तब तक खाना मंगा देती हूँ। मीरा अपने होटल रूम से होटल के रेस्टोरेंट में कॉल करती है और खाना मंगवा लेती है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। दोनों बातें करते हुए खाना खाने लग जाते हैं और उनका दिन ऐसे ही बातें करते हुए और अपनी पैकिंग करते हुए निकल जाता है। शाम को 5 बजे उनकी फ्लाइट होती है, इसलिए वह अपने होटल से 3 बजे ही चेक आउट करके निकल जाते हैं और एक टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। वह लगभग 4 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और अपनी फ्लाइट का टेक ऑफ करने का इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर में ही उनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, तो दोनों अपने लगेज लेकर फ्लाइट में बैठने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में मीरा और अदिति की फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हयात होटल में आदर्श अभी भी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी आदर्श के पास किसी का कॉल आता है, तो आदर्श फोन को लेकर एक साइड में चला जाता है। कॉल पर वह कुछ बातें सुनता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह जल्दी से कॉल कट करके अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है। असिस्टेंट उसका कॉल देखकर जल्दी से पिक कर लेता है और बोलता है, हेलो सर। असिस्टेंट इतना ही बोल पाता है कि उसके कानों में चिल्लाती हुई आवाज आती है, मैंने तुमसे बोला था ना कि आज वो काम हो जाना चाहिए, लेकिन तुम वहां टाइम से नहीं गए और मुझे कितना बड़ा नुकसान हो गया। आदर्श एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ हथियारों की भी डीलिंग करता था। आज उसका एक हथियार का जहाज आने वाला था जो थोड़ा जल्दी ही आ चुका था। इस वजह से आदर्श अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था, जिसे आने में थोड़ी देर हो गई थी, जिस वजह से आदर्श के पास उसके वेयर हाउस से एक आदमी का कॉल आया था कि उनके हथियारों का ट्रक अभी तक यहाँ नहीं आया है और हमारे जो आदमी उन ट्रक को लाने वाले थे वो यहाँ बाहर गिरे पड़े हैं। इसलिए आदर्श ने अपने असिस्टेंट के पास कॉल किया था। आदर्श के असिस्टेंट का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वो थोड़ा लेट पहुंचा था और आदर्श के हथियारों से भरे हुए ट्रक को किसी और गैंग ने लूट लिया था, जिस वजह से उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा असिस्टेंट पर निकाल दिया था और जल्दी से अपने दोस्तों को कुछ काम का बोलकर वहां से निकल जाता है। आदर्श होटल से बाहर आकर एक लग्जरियस कार में बैठ जाता है और वह कार को जल्दी से उस वेयर हाउस की तरफ ले जाने लगता है जहां पर आज हथियार रखे जाने थे। आदर्श अपने वेयर हाउस पर पहुंचता है तो देखा है कि वहां पर एक भी उसके हथियारों के ट्रक नहीं है और उसके आदमी भी कुछ घायल पड़े हुए हैं। आदर्श जल्दी से एक आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, तो वह आदमी बताता है कि सर, रोहित शर्मा ने हम पर हमला किया है। रोहित शर्मा एक अंडरवर्ल्ड डॉन है जो कि आदर्श की तरह ही हथियारों का सप्लाई करता है और उसने ही आज आदर्श के हथियारों से भरे हुए ट्रकों को लूटा था। रोनित का नाम सुनकर अदृश्य इतना तेज गुस्सा होता है कि वह एक पंच उस आदमी के मुंह पर मरता है, जिससे उस आदमी की हालत वैसे ही खराब थी और वह मर जाता है।
और चलते हुए तेजी से उस वेयरहाउस से बाहर आता है। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वह बोलता है कि सर, मैंने सब पता कर लिया है। हमसे लुटे हुए माल को रोनित ने यही थोड़ी दूर पर बने वेयरहाउस में रखा हुआ है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर आदृश्य बोलता है, अब वेट किस चीज का कर रहे हो? उधर जाने के लिए भी तुमको मुहूर्त निकालना है। और वो किसी को कॉल करता है और बोलता है, रोनित, मुझे 30 मिनट में ग्रे वैली चाहिए, किसी भी कीमत में। उसने मेरे माल पर हाथ डाला है, अब उसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। और इतना बोल कॉल कट कर देता है। आदृश्य का असिस्टेंट उसे सीधे उसके ग्रे वैली वाले मेंशन पर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान से मेंशन में एक 28 से 29 साल का लड़का एक सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वह फोन को उठाकर अपने कान से लगता है तो उधर से आवाज आती है, जिसे सुनकर वह लड़का अपने सोफे से खड़ा हो जाता है और गुस्से से है फोन पर अपने आदमी को बोलता है कि यह तुमने क्या किया? दूसरी साइड से फोन पर आदमी अपने बॉस की इतने गुस्से में आवाज सुनकर वह आदमी अपनी कपती हुई आवाज में बोलता है, वो सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था कि यह सारा जो माल है यह आदृश्य राठौर का है। अगर मुझे पता होता तो हम इस माल को कभी भी नहीं लुटाते। अपने आदमी की बात सुनकर रोनित बोलता है, तुम फटाफट से वहां से निकलो। अगर उसे जरा सी भी भनक लग गई कि तुम लोगों ने ये सब किया है तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रोनित ने अपने आदमियों को किसी और के हथियारों के ट्रक को लूटने के लिए बोला था, लेकिन गलती से वहां पर आदृश्य के हथियारों के ट्रक आ गए जिन्हें उन लोगों ने लूट लिया था। रोनित के आदमी आदृश्य की असली पहचान को अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए रोनित के आदमियों ने उनको लूट लिया था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही रोनित के पास उसके बॉस, जिसके लिए वो काम करता है, उसका कॉल आया था। आदृश्य के हथियारों की चोरी के बारे में पूरे अंडरवर्ल्ड को पता चल गया था और ये भी कि इसके पीछे कौन है। रोनित के बॉस ने ही आदृश्य की पहचान के बारे में बताया है कि आदृश्य माफिया वर्ल्ड का किंग है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिसके माल पर उसके आदमियों ने हाथ डाला है वह माफिया किंग का माल है। इसलिए वह अपने आदमियों को बोलता है कि तुम वहां से निकल जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में वह मेरी जान ले लेगा। इसलिए रोनित के आदमी वहां से निकल जाते हैं। इसलिए आदृश्य जब रोनित के वेयरहाउस पर गया था उसे वहां कोई भी नहीं मिला था। तभी रोनित के घर के बाहर बहुत सारी कार रुकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रोनित का एक आदमी बाहर जाकर देखा है तो वह रोनित को बताता है, सर, वो माफिया किंग के आदमियों की फौज आई है। जिसे सुनकर रोनित अपने घर के सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल जाता है, जिसे ये घर बनाते समय बनवाया गया था, क्योंकि रोनित के माफिया वर्ल्ड से होने की वजह उस पर कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए ये एक सीक्रेट डोर है। आदृश्य के भेजे हुए सभी खास आदमी जिन्हें आदृश्य ने रोनित को पकड़ने के लिए भेजा था वह रोनित के घर के अंदर चले जाते हैं और जो भी आदमी सामने आता है उसे अपनी गन से भूनत डालते हैं। तभी उनके सामने रोनित का खास आदमी आ जाता है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे भी पहले आदृश्य की असली पहचान के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब उसे पता लग गया था। इसलिए वो थर-थर कँपते हुए उनके सामने खड़ा रहता है तो आदृश्य का एक आदमी उसका कॉलर पकड़कर बोलता है कि कहाँ गया वो रोनित डरपोक। जिसे सुनकर वह आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता की है। तो आदृश्य का आदमी उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिसे खाते ही वह आदमी बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। और वह लोग पूरे घर को देखते हैं तो उन्हें रोनित कहीं भी नहीं मिलता है। उनमें से एक आदमी रमन आदृश्य के असिस्टेंट को कॉल कर बोलता है, सॉरी सर, वह रोनित भाग गया है, वह घर पर नहीं है। रमन गुस्से से उसे बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे रोनित ग्रे वैली पर चाहिए और वह भी आज के आज। जिसे सुनकर वह आदमी डरते हुए बोलते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। तभी रमन बोलता है, उधर से मुझे रिजल्ट चाहिए। रमन जो कॉल पिक करने के लिए थोड़ी दूर गया था वो अब आदृश्य के पास आ जाता है, लेकिन फिर से उसका फोन बजता है तो वह अपने फोन को देखकर आदृश्य से थोड़ा दूर चला जाता है और फोन पर कुछ बातें करता है। उसके बाद थोड़ी देर में वापस आकर आदृश्य को बोलता है कि बॉस, वो हॉस्पिटल से कॉल था, सेरोगेसी का प्रोसेस हो चुका है। उसकी बात सुनकर आदृश्य को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि उसके दादाजी और दादी माँ उसे इतना फोर्स कर रहे थे शादी के लिए और बच्चों के लिए। उन्हें शादी से ज्यादा तो अपने पोते को देखने की जल्दी थी। आदृश्य ने सोचा था कि वह उस लड़की के अलावा किसी और लड़की से शादी तो नहीं करेगा, लेकिन सरोगेसी से जो उसके दादा दादी को चाहे हैं वह तो दे सकता है, इसीलिए उसने यह सब किया था। आदृश्य अपने असिस्टेंट को बोलता है
कि जो लड़की मेरे बच्चों को जन्म देने वाली है उसका पूरा ख्याल रखना, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यह सुनकर आदृश्य का असिस्टेंट बोलता है, जी सर, और वहां से चला जाता है और अपने फोन से किसी को फोन करता है। और वहीं दूसरी तरफ आदृश्य के आदमी रोनित को ढूंढने में लगे हुए थे। रोनित उन सब से छुपाने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, इसलिए वह उन लोगों को कहीं भी नहीं मिल रहा था। आज का पूरा दिन निकल जाता है और रोनित नहीं मिलता है, तो आदृश्य के आदमी उसे कॉल करते हैं और सब कुछ बताते हैं। तो आदृश्य बोलता है कि वह चूहा किसी बिल में घुस गया है, एक न एक दिन निकलेगा जरूर, तुम उसे ढूंढते रहो, कभी ना कभी तो चूहा बिल से निकलेगा ही। मुझे पता है वह मेरे डर से कहीं छुप गया है और अब वह जब तक नहीं निकलेगा जब तक मैं उसे ढूंढना बंद नहीं करता, इसलिए हमें इसकी प्लानिंग के उलट उसे उसकी तरह ही ढूंढते रहना है जब तक वह मिल नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति और मीरा रसिया पहुंच चुके थे। रसिया में मीरा कनाडा में रहती थी, इसलिए दोनों कनाडा एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उसके बाद वहां से एक टैक्सी बुक कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। उन्हें बाहर ही मीरा की मॉम स्नेहलता मिलती है। स्नेहलता को देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और उनके गले लगाते हुए बोलती है, मॉम आई मिस यू। अदिति उन दोनों माँ बेटी के प्यार को देखकर इमोशन हो जाती है, क्योंकि उसे भी अपनी माँ की याद आने लग जाते हैं। उसे लगता है कि अगर उसकी भी माँ जिंदा होती है तो आज वह भी उसे ऐसे ही गले लगाती। आदित्य को ऐसे रोते हुए देखकर स्नेहलता मीरा को खुद से दूर करती है और अदिति को भी अपने गले लगाते हुए बोलती है, अदिति बेटा ऐसे रोते नहीं है, तुम्हारी मॉम नहीं है तो उसकी जगह मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की तरह हूँ और तुम मेरे लिए मीरा की तरह मेरी बेटी के समान हो। और उसे भी अपने गले से लगा लेती है तो अदिति रोने लग जाती है और बोलती है कि आंटी काश अगर मेरी मॉम होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता, वह हमेशा मेरे साथ खड़ी हुई होती, लेकिन मेरी मॉम ना होने से आज मुझे यह दिन देखना पड़ा। आज मुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है। अदिति के आंसू पूछते हुए स्नेहलता बोलती है कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, अगर उन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है तो तुम मेरे पास मेरी बेटी बनकर यहाँ रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, तुम्हें कभी भी स्नेहा की याद नहीं आने दूंगी, हम लोग तुम्हारा हर मुसीबत में साथ देंगे। और वह उसे अपने गले से लगाते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लग जाती है। अदिति को शांत कर। मीरा की मॉम अदिति और मीरा को बोलती है कि जाओ बेटा, तुम बहुत लंबे सफर से आए हो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तो दोनों मीरा के रूम में चले जाते हैं। मीरा के फादर काफी अच्छी पोस्ट पर थे, इसलिए उन्होंने काफी अच्छा घर बनाया हुआ था, तो वह दोनों ऊपर अपने रूम में चली जाती है और दोनों फ्रेश होकर थोड़ी देर में नीचे आ जाती है। अदिति बिल्कुल गुमसुम से बैठी हुई थी और कुछ भी बोल नहीं रही थी, तो जिसे देखकर स्नेहलता बोलती है कि बेटा अब तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान और पाल रही है। जिसे सुनकर अदिति की आंखों से आंसू की धारा बहने लग जाते हैं और बोलती है कि क्या करूं, मुझे मेरे पापा के कहे हुए शब्द बार बार याद आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने मुझे बोला था कि मैं उनके लिए मर चुकी हूं। क्या आंटी मेरी इतनी बड़ी गलती है जो पापा ने मुझे ये सजा दी? मीरा की मॉम आदित्य की यह बात सुनकर बोलती है कि बेटा तुम इन बातों के बारे में मत सोचो, अगर तुम इन बातों के बारे में ऐसे ही सोचते रही तो तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर बहुत ज्यादा गलत असर पड़ेगा। अगर तुम्हें इस बच्चों को पालना है तो तुम्हें इन सब बातों को भूलना होगा और अपने बच्चों का और अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम्हें ऐसी सभी बातों को भूलना होगा। अगर तुम ऐसे ही इन बातों को सोचती रही तो यह तुम दोनों की सेहत के लिए बहुत खराब होगा और आगे चलकर इन सब के कारण बच्चे पर असर पड़ता है और मिसकैरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। जिस बच्चे के लिए तुम उन लोगों को अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आए हो, अगर वो बच्चा ही नहीं रहा तो बताओ तो फिर क्या करोगी? मुझे पता है अब तुम्हारे पास कोई भी सहारा नहीं है और तुम इस बच्चों के सहारे जीना चाहती हो, लेकिन बेटा इसके लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मीरा की मम्मी की बात सुनकर आदिति अपने आंसू पूछ लेती है और बोलती है, प्रॉमिस आंटी, आज से मैं बिल्कुल भी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगी और अपना पूरा ख्याल रखूंगी। तो स्नेहलता आदिति के सर पर हाथ फिरते हुए बोलती है कि दैट लाइक माई ब्रेव गर्ल, ऐसे ही तुम्हें अपना ख्याल रखना है। बेटा जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे होगा उसे तो हम ठीक कर सकते हैं। ये सुन अदिति स्माइल कर देती हैं और सब हंसी खुशी खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद मीरा और अदिति मीरा के रूम में आते हैं।
अदिति मीरा से बोलती है, मीरा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अदिति की बात सुन मीरा बोलती है, यार तुझे कब से मुझसे ये पूछना पड़ गया, कोई भी बात तू बिना झिझक के बोल सकती है। अदिति मीरा से बोलती है, मीरा वो मुझे काम करना है। अदिति की बात सुन मीरा उसे गुस्से से बोलती है, ये तू क्या बोल रही है अदिति, तू अपनी इस हालत में काम करना चाहती है। मीरा की बात को काट अदिति बोलती है, यार मीरा अगर मैं फ्री राहु गई तो इन सब के बारे में सोचती राहु गई, और अगर काम में लग जाती हूँ तो मेरा दिन भी निकल जाएगा और इन सब को भूलने में भी मेरी हेल्प होगी, बस इसलिए ही बोल रही थी और कुछ नहीं था। अदिति की बात सुन मीरा बोलती है, चल ठीक है, मैं पापा से बात करती हूँ, वो तुझे कोई इजी सी जॉब दिला देंगे, बट तुझे एक प्रॉमिस करना होगा, तू अपना पूरा ख्याल रखेंगे। अगर तेरी तबीयत खराब हुई तो फिर हम तुझे जॉब नहीं करने देंगे, अगर डन है तो मैं कल पापा को बोल दूंगी। ओके। अदिति अपना थंब दिखाकर ओके बोलती है और दोनों सो जाती हैं। ऐसे ही टाइम बीता जाता है। इंडिया में आदृश्य उस लड़की को हर जगह ढूंढ रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी, और दूसरी तरफ उस लड़की का पता लगाने में लगा था जो उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसे उन दोनों में से कोई भी नहीं मिला, जिस वजह से उसका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ उसे रोनित के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रोनित चला तो गया था, लेकिन आदृश्य के बहुत से राज उसे पता चल गए थे, जो अगर बाहर आ जाते तो आदृश्य की जान को खतरा है, जिसे आदृश्य ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखे थे। मीरा की मॉम अदिति और मीरा को बोलती है कि जाओ बेटा, तुम बहुत लंबे सफर से आए हो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तो दोनों मीरा के रूम में चले जाते हैं। मीरा के फादर काफी अच्छी पोस्ट पर थे, इसलिए उन्होंने काफी अच्छा घर बनाया हुआ था, तो वह दोनों ऊपर अपने रूम में चली जाती है और दोनों फ्रेश होकर थोड़ी देर में नीचे आ जाती है। अदिति बिल्कुल गुमसुम से बैठी हुई थी और कुछ भी बोल नहीं रही थी, तो जिसे देखकर स्नेहलता बोलती है कि बेटा अब तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान और पाल रही है। जिसे सुनकर अदिति की आंखों से आंसू की धारा बहने लग जाते हैं और बोलती है कि क्या करूं, मुझे मेरे पापा के कहे हुए शब्द बार बार याद आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने मुझे बोला था कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। क्या आंटी मेरी इतनी बड़ी गलती है जो पापा ने मुझे ये सजा दी। मीरा की मॉम आदित्य की यह बात सुनकर बोलती है कि बेटा तुम इन बातों के बारे में मत सोचो, अगर तुम इन बातों के बारे में ऐसे ही सोचते रही तो तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर बहुत ज्यादा गलत असर पड़ेगा। अगर तुम्हें इस बच्चों को पालना है तो तुम्हें इन सब बातों को भूलना होगा और अपने बच्चों का और अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम्हें ऐसी सभी बातों को भूलना होगा। अगर तुम ऐसे ही इन बातों को सोचती रही तो यह तुम दोनों की सेहत के लिए बहुत खराब होगा और आगे चलकर इन सब के कारण बच्चे पर असर पड़ता है और मिसकैरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। जिस बच्चे के लिए तुम उन लोगों को अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आए हो, अगर वो बच्चा ही नहीं रहा तो बताओ तो फिर क्या करोगी। मुझे पता है अब तुम्हारे पास कोई भी सहारा नहीं है और तुम इस बच्चों के सहारे जीना चाहती हो, लेकिन बेटा इसके लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मीरा की मम्मी की बात सुनकर आदिति अपने आंसू पूंछ लेती है और बोलती है, प्रॉमिस आंटी, आज से मैं बिल्कुल भी अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगी और अपना पूरा ख्याल रखूंगी। तो स्नेहलता आदिति के सर पर हाथ फिरते हुए बोलती है कि दैट लाइक माई ब्रेव गर्ल, ऐसे ही तुम्हें अपना ख्याल रखना है बेटा। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे होगा उसे तो हम ठीक कर सकते हैं। ये सुन अदिति स्माइल कर देती हैं और सब हंसी खुशी खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद मीरा और अदिति मीरा के रूम में आते हैं। अदिति मीरा से बोलती है, मीरा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अदिति की बात सुन मीरा बोलती है, यार तुझे कब से मुझसे ये पूछना पड़ गया, कोई भी बात तू बिना झिझक के बोल सकती है। अदिति मीरा से बोलती है, मीरा वो मुझे काम करना है। अदिति की बात सुन मीरा उसे गुस्से से बोलती है, ये तू क्या बोल रही है अदिति, तू अपनी इस हालत में काम करना चाहती है। मीरा की बात को काट अदिति बोलती है, यार मीरा अगर मैं फ्री राहु गई तो इन सब के बारे में सोचती राहु गई, और अगर काम में लग जाती हूँ तो मेरा दिन भी निकल जाएगा और इन सब को भूलने में भी मेरी हेल्प होगी, बस इसलिए ही बोल रही थी और कुछ नहीं था। अदिति की बात सुन मीरा बोलती है, चल ठीक है, मैं पापा से बात करती हूँ, वो तुझे कोई इजी सी जॉब दिला देंगे, बट तुझे एक प्रॉमिस करना होगा, तू अपना पूरा ख्याल रखेंगे। अगर तेरी तबीयत खराब हुई तो फिर हम तुझे जॉब नहीं करने देंगे, अगर डन है तो मैं कल पापा को बोल दूंगी। ओके। अदिति अपना थंब दिखाकर ओके बोलती है और दोनों सो जाती हैं। ऐसे ही टाइम बीता जाता है।
इंडिया में आदृश्य उस लड़की को हर जगह ढूंढ रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी, और दूसरी तरफ उस लड़की का पता लगाने में लगा था जो उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसे उन दोनों में से कोई भी नहीं मिला, जिस वजह से उसका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ उसे रोनित के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रोनित चला तो गया था, लेकिन आदृश्य के बहुत से राज उसे पता चल गए थे जो अगर बाहर आ जाते तो आदृश्य की जान को खतरा है, जिसे आदृश्य ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखे थे। लेकिन ये राज अब आदृश्य की फैमिली और आदृश्य के अलावा किसी और को भी पता चल गया था। 5 साल बाद। इन 5 सालों में आदृश्य की फैमिली में उसके लिए काफी लड़कियां देखी और कुछ को तो उसके साथ डेट पर भी भेजा, लेकिन आदृश्य किसी का किसी बहाने से या तो वह आता नहीं या फिर लड़की में कोई न कोई कमी निकल देता और शादी के लिए मना कर देता। इन 5 सालों में आदृश्य ने उन दोनों लड़कियों को ढूंढने में अपनी जान लगा दी जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी और जो उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसे कुछ टाइम बाद पता चला कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे उसकी अपने बच्चे को पाने की उम्मीद भी टूट गई। लेकिन एक उम्मीद थी अपने बचपन के प्यार से मिलने की, लेकिन उसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ था। इन 5 सालों में कुछ लोगों की जिंदगी में खुशी आई तो किसी का नया रिश्ता जुड़ा तो कोई रिश्ते में जुड़ा और उसे एक नया नाम दिया। एक छोटे से लड़के की आवाज आती है जो शायद अपनी मॉम को बोल रहा था, वही उसे कुछ दूर पर एक लड़की, यही कही 24-25 साल की लड़की लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर बहुत तेज चल रही थी। जब उसे लड़की के कानों में छोटे बच्चों की आवाज आती है तो वह उसकी तरफ मुड़कर देखती है। वह छोटा बच्चा अपनी माँ को अपनी तरफ देखता देखकर उसके पास भाग कर जाता है और बोलता है कि मॉम आई मिस यू। अपने बेटे को अपनी तरफ आते हुए देखकर वह लड़की खड़ी हो जाती है और उसे झुककर अपने गले से लगा लेती है और उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, आई मिस यू मेरा बच्चा, मॉम ने तुम्हें बहुत मिस किया है। दोनों माँ बेटे बातों में लगे हुए थे कि उन दोनों के कानों में एक आवाज आती है, क्या मुझे किसी ने मिस नहीं किया? किसी लड़की की आवाज सुनकर वो छोटा बच्चा बोलता है, मीरू मासी ममा ने आपको भी याद किया है। ये लड़की कोई और नहीं मीरा है, अदिति की फ्रेंड। और यह छोटा लड़का जो मीरा को मासी बोल रहा था यह है अद्विक कपूर है। यह छोटा लड़का जिसे मॉम बोल रहा था वह अदिति है। अदिति ने 5 साल पहले एक लड़के को जन्म दिया था जिसका नाम उसने अद्विक रखा हुआ था। अद्विक बहुत ही क्यूट और समझदार बच्चा है। वह अपनी मॉम की हर एक बात मानता है। अदिति को कुछ काम होने की वजह से वह अद्विक और मीरा के साथ बाहर घूमने नहीं गई थी, जिस वजह से अद्विक आते ही अपनी मॉम के गले लगाकर उन्हें शिकायत करने लग गया था कि उसने उन्हें बहुत याद किया। अद्विक की शिकायत सुन अदिति के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वह अपने बेटे को गले से लगाते हुए बोलती है कि बेटा मॉम ने भी आपको बहुत मिस किया है। अद्विक काफी समझदार बच्चा है, वह अपनी मॉम की बातें समझता है। अदिति को कुछ काम था, इस वजह से अदिति अद्विक और मीरा के साथ जा नहीं पाई, इसलिए उसे पता था कि उसकी मॉम को बहुत काम होता है, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। अदिति ने इन 5 सालों में बहुत मेहनत की और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। उसने अपने दम पर एक कंपनी भी स्टार्ट कर दी है जिसका पूरे वर्ल्ड में काफी अच्छा नाम है। अदिति ने इन 5 सालों में इतनी कड़ी मेहनत की है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई और जिसे अदिति अपना और अपने बेटे का ख्याल रख सकती है। और वहीं दूसरी तरफ मीरा ने अपनी डॉक्टरी की स्टडी कंप्लीट कर चुकी थी और उसने भी एक हैंडसम से लड़के से शादी कर ली थी। ये शादी मीरा के पेरेंट्स ने कराई थी। मीरा उस लड़के को पसंद नहीं करती थी और न ही वो लड़का मीरा को पसंद करता था। उसे कोई और लड़की पसंद थी, लेकिन अपनी फैमिली के प्रेशर के कारण मीरा ने और उस लड़के ने शादी कर ली थी। इन दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं रहता था, इसलिए रोज रोज लड़ाई होती थी और भी कुछ कारणों की वजह से उनका डाइवोर्स हो गया। इसलिए मीरा भी अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रहती थी। मीरा के पति का कहना था कि मीरा के अंदर कोई कमी है, जिस वजह से वह बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी। इसी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया था। लेकिन मीरा के अंदर कोई भी कमी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी और उसे बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए वह अद्विक को ज्यादातर अपने पास ही रखती थी, क्योंकि अद्विक भी मीरा से काफी अटैच था। मीरा ही उसे बचपन से संभालती है, क्योंकि अदिति काम के कारण अद्विक पर कम ध्यान देती थी, लेकिन उसकी हर एक चीज का ध्यान रखती थी। अद्विक अदिति से ज्यादा मीरा के पास रहा है और मीरा भी उसे अपने बच्चों की तरह ही रखती है।
और अद्विक भी मीरा के अंदर अपनी माँ को ही देखा था, इसलिए अदिति के काम पर रहने पर मीरा ही उसे घूमने के लिए लेकर जाती थी और वही उसे स्कूल भी लेकर जाती थी। मीरा अद्विक को अपना बच्चा ही मानती थी और अद्विक भी मीरा के साथ काफी खुश रहता था। अदिति जब भी अद्विक को डांट देती थी तो मीरा ही उसे अपने साथ बाहर लेकर चली जाती थी, जिस अद्विक का मूड भी ठीक हो जाता था। इस लिए ही अद्विक को मीरा का साथ काफी पसंद था, क्योंकि मीरा अद्विक को कुछ भी खाने के लिए रोकती नहीं थी और मीरा उसे हर चीज खाने के देती थी, उसे बाहर खेलने देती थी। अदिति की तरह उस पर रोक नहीं लगती थी, लेकिन अद्विक अदिति को भी बहुत पसंद करता था क्योंकि वह उसकी माँ थी। उसे पता था कि अदिति उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ ना जाए इसलिए ही उसे बाहर की चीजें खाने से रोकती है। इसलिए कभी मीरा अद्विक को बाहर कुछ भी खिला देती है तो दोनों को अदिति से डांट पड़ती है। अदिति मीरा को बोलती है कि मीरा तूने आज फिर से अद्विक को चॉकलेट खिलाई, तो इस पर मीरा बोलती है नहीं अदिति मैंने तो नहीं खिलाया। अदिति मीरा के फेस पर झूठ साफ साफ देख लेती है और वह अद्विक के होठों के पास लगी हुई चॉकलेट को अपने हाथ से साफ करते हुए बोलती है कि देखो यह चॉकलेट लगी हुई है। मीरा मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि इतनी चॉकलेट मत खिलाया करो, उसके दांत खराब हो जाएंगे। अपनी मासी को डांट खाते देखकर अद्विक मीरा की साइड लेते हुए बोलता है नहीं मॉम, यह हमने चॉकलेट नहीं खाई, यह तो हमने आइसक्रीम खाई थी। आज मीरू मासी मुझे अम्यूजमेंट पार्क में लेकर गई थी जहां पर उन दोनों ने काफी मस्ती की थी। उनके साथ अगर अदिति होते तो वह उन लोगों को मस्ती नहीं करने देती है, क्योंकि अदिति उन लोगों को हमेशा कुछ बाहर का खाने से या फिर ज्यादा घूमने से टोकती है, क्योंकि अदिति को लगता है कि बाहर का खाने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन मीरा एक डॉक्टर होते हुए भी बाहर की चीज खाती थी और वैसे ही अद्विक को भी खिलाती थी। वह सब बातें कर ही रहे थे, तभी अदिति का फोन बजता है तो अदिति देखी है कि वह उसकी असिस्टेंट लारा का कॉल है। अपने असिस्टेंट का कॉल आते देखकर अदिति उन दोनों को एक्सक्यूज मी बोलकर थोड़े साइड में चली जाती है और कॉल को उठाकर बोलती है हाँ बोलो लारा, क्या काम था। लारा बोलती है वह एक्चुअली मैम अगर हमें इंडियन मार्केट में पैर जमाना है तो हमें किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैब करना होगा। रशिया और भी काफी कंट्री में तो बिजनेस के लोग हमारी कंपनी को जानते हैं, लेकिन इंडिया में हम नए होंगे तो अगर किसी पावरफुल कंपनी से कोलैब हो जाएगा तो ये थोड़ा इजी होगा मार्केट में उतरने में। मैंने अपने कुछ लोगों से पता किया है कि इंडिया में राठौर इंडस्ट्री सबसे पावरफुल है, इनके पास देश की 85% जीडीपी है, तो आपको उनके साथ डील के लिए इंडिया जाना होगा। अदिति इंडिया जाने का नाम सुनकर थोड़ी देर के लिए किसी सच में पड़ जाती है और तभी उधर से लारा बोलती है कि क्या हुआ मैम, आप अगर नहीं करना चाहती तो यह डील हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यह डील अदिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर अदिति यह डील कर लेती है तो उसकी कंपनी इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर यह डील नहीं करती है तो वह इंडिया में अपनी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकती है। लेकिन अदिति अपने मन में सोचती है कि मैं कब तक अपने पास्ट से भाग सकती हूँ, मुझे कभी ना कभी तो उसका सामना करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना इसी बात से ही किया जाए। और अदिति लारा को बोलता है ठीक है, लेकिन यह बताओ जाना कब है। लारा बताती है मैम इस वीकेंड में जाना है, अगर आप बोले तो मैं आपकी टिकट बुक कर देती हूँ। लारा की बात सुनकर अदिति बोलती है ठीक है, मेरी टिकट्स बुक कर दो और बाकी डिटेल्स में तुम्हें बाद में बताती हूँ। और यह बोलकर कॉल कट कर देती है और वहीं पर सोफे पर बैठ जाती है। काफी देर तक अदिति को न आते देखकर मीरा अदिति के पास जाती है और अदिति के कंधे पर हाथ रखकर उसे बोलती है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या बैठी हो। मीरा की आवाज सुनकर अदिति मीरा को बोलती है कि मीरा मुझे ना इंडिया जाना होगा। अदिति की बात सुनकर मीरा बोलती है लेकिन क्यों, इंडिया में तुम्हें क्या काम है, तुम्हें पता है ना वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अदिति बोलती है कि मीरा यह बताओ मैं कब तक इन सब चीजों से भाग सकती हूँ, तुम्हें पता है ना कि इंडिया हमारी जन्मभूमि है और हमें वहाँ कभी ना कभी तो जाना ही होगा, हम कब तक उस सच से छुप सकते हैं, तुम यह बताओ। यह बोलते हुए अदिति को फिर से अपने पास्ट की याद आने लग जाती है कि कैसे कैसे उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया था जिस टाइम से उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मीरा अदिति को देखते हुए बोलती है कि अदिति इसी वजह से तुम इतना इमोशन हो जाती हो, इसी वजह से मैं तुम्हें वहां पर जाते हुए नहीं देख सकती।
हूँ और मेरा कोई और तुम्हें रोकने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती हूँ। 5 सालों में मैंने देखा है तुम कितनी तड़पी हो, तुम्हें मैंने बिल्कुल टूटे हुए से फिर से जुड़ते हुए देखा है। मैं तुम्हें फिर से उसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत से तुमने यह मुकाम हासिल किया है। अदिति, सबके बस की नहीं होता है कि एक लड़की जिसने एक बच्चों को जन्म दिया, अकेले ही उसे पाला और इतनी बड़ी कंपनी की मालिक बन गई है। लेकिन तुमने किया है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। लेकिन अदिति, मैं तुम्हें फिर से कमजोर पड़ते हुए नहीं देख सकती। तुमने इन 5 सालों में अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है, लेकिन तुम वहां जाने का नाम सुनते ही इमोशन हो जाती हो। तो यह सोचो तुम जब उन लोगों को देखोगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। अदिति मीरा की बात सुनकर अपने आंसू को साफ करती है और बोलती है, नहीं मीरा, अब ऐसा नहीं होगा है। और मीरा, अब मैं बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाऊंगी और अब उन लोगों से बदला लूंगी। उन लोगों ने साजिश कर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था और उसके बाद मुझे ही घर से निकाल दिया। उन लोगों को मैं अब नहीं छोड़ूंगी। उन्हें बहुत शौक है ना खेल खेलने का, अब मैं उनकी जिंदगी से खेलूंगी। तब मैं कमजोर थी, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, पावर, रुतबा, इज्जत, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं इंडिया आ रही हूँ तुम सब से बदला लेने के लिए। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अदिति की बात सुन मीरा बोलती है, अदिति मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया चलूंगी। मीरा की बात सुनकर अदिति बोलती है, लेकिन मीरा तुम्हें यहाँ पर कुछ काम होगा, तुम मेरे साथ इंडिया चलकर क्या करोगी? तो मीरा बोलती है, नहीं अदिति, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या पता तुम वहाँ पर भी कमजोर पड़ जाओ, तो तुम्हें सहारा देने के लिए कोई ना कोई होना तो चाहिए ना। तभी उन दोनों के कानों में पीछे से मीरा की मॉम स्नेहलता की आवाज आती है, बेटा अदिति, मीरा बिल्कुल ठीक बोल रही है, वह भी तुम्हारे साथ ही इंडिया जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर मीरा उनके पास जाती है और बोलती है, देखो ना मॉम, अदिति मुझे मना कर रही है कि तुम वहाँ क्या करोगी। लेकिन मॉम, अगर अदिति उन लोगों के सामने कमजोर पड़े तो उसको सहारा देने के लिए हम में से किसी को वहाँ होना चाहिए ना। अपनी बेटी मीरा की बात सुनकर स्नेहलता हंसते हुए बोलती है, मुझे पता है अदिति अब कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगी, उसे अपने बच्चों के लिए अपने लिए लड़ना होगा। इन 5 सालों में वह इतनी स्ट्रांग बन चुकी है कि उन लोगों का सामना कर सकती है। स्नेहलता आदिति को देखते हुए बोलती है, क्यों बेटा अदिति, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? आदित्य स्नेहलता को अपने गले लगाते हुए बोलती है, आंटी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप लोगों ने ही मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना स्ट्रांग बनाया। अगर आंटी आप लोग नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता और मैं कहाँ होती। स्नेहलता आदिति की बात सुनकर बोलती है, बेटा हमने आपको स्ट्रांग नहीं बनाया, आप स्ट्रांग थे, आपकी मॉम की तरह स्नेहा भी ऐसे ही स्ट्रांग थी, वह भी जब आपके पापा ने। और इतना बोलकर मीरा की माँ चुप हो जाती है। अदिति मीरा की माँ को चुप होते देखकर बोलता है, आंटी क्या हुआ, पापा ने क्या किया था? स्नेहलता अपनी बात को छुपाते हुए बोलती है, कुछ नहीं, नहीं बेटा, वो मैं ये बोल रही थी कि तुम कब निकल रही हो, अपना सारा सामान अच्छे से रख लेना और हमारे छोटे सितान का ध्यान रखना। स्नेहलता को अपनी बात बदलते देखकर अदिति बोलती है, आंटी अपने बताया नहीं कि पापा ने क्या किया था माँ के साथ? अदिति को उसी बात पर अटका देखकर स्नेहलता बोलती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे पापा ने, वो तो मैं बस यही बोल रही थी कि जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से छोड़कर जाने वाली थी तभी वह इतनी स्ट्रांग थी जैसी आज तुम हो। उन्होंने तुम्हारे पापा को तुम्हें सोते हुए बोला था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना और उसे जैसे मैं स्ट्रांग बनी रही थी वैसे ही स्ट्रांग बनाना चाहती थी कि तुम हर एक मुश्किल से बाहर निकल सको और तुम भी उनकी तरह ही स्ट्रांग बनो। अदिति मीरा के मॉम के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर बोलती है, आंटी आपका फेस का एक्सप्रेस है और आपकी बातें मेल क्यों नहीं खा रही है? आंटी आपकी फेस पर मुझे आज अलग एक्सप्रेशन क्यों दिख रहे? अदिति की बात सुनकर स्नेहलता अदिति का ध्यान दूसरी तरफ करने के मकसद से बोलती है कि नहीं बेटा, वो एक चुअली मुझे बुरा लग रहा है कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो और हमारा अद्विक भी मुझे छोड़कर जा रहा है, उसके बिना मेरा पता नहीं मन कैसे लगेगा। मेरा पूरा दिन तो अद्विक से बातें करने में, उसके साथ खेल में निकल जाता है, पता नहीं मेरा दिन अब कैसे निकलेगा। यह बोलते हुए स्नेहलता इमोशन हो जाती है। स्नेहलता कोई इमोशन होते देखकर अदिति उस बात को भूल जाती है और वह भी इमोशन हो जाती है और बोलती है कि आंटी मेरा भी मन नहीं लगेगा, पर क्या करें, वहाँ जाना पड़ेगा, काम हो गया ना। अगर काम नहीं होता तो आंटी मैं आप लोगों को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। मीरा भी उनके पास आ जाती है और उनको चुप करवाते हुए बोलते हैं
आप दोनों ऐसे रो रहे हैं जैसे आदिति अपने ससुराल जा रही हो। इस बात पर दोनों हंस देते हैं और उन तीनों को हंसते देखकर अद्विक उनके पास आता है और बोलता है, आप सब हंस क्यों रहे हो, मुझे भी बताओ, आप सब मस्ती कर रहे हो और आप लोगों ने मुझे नहीं बोला। अद्विक की इतनी क्यूट सी आवाज सुनकर तीन खिलखिला के हंस देती हैं। किसी को कुछ भी ना बोलना देखकर अब अद्विक थोड़ा गुस्से में अपना मुंह फुला लेता है और बोलता है, ममा बहुत गंदे हो, आप तीनों बातें करते हुए हंस रहे हो लेकिन आप मुझे नहीं बता रहे क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? ममा अद्विक को ऐसे बोलते देखकर अदिति उसके पास जाती है और उसके गाल को पकड़ते हुए बोलती है, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ममा अपने अद्विक से सबसे ज्यादा प्यार करती है बेटा, वह तो हम मासी के साथ ऐसे ही मजाक कर रहे थे इसलिए हंस रहे थे और कुछ बात नहीं है। वैसे यह बताओ आपने अपनी पैकिंग कर ली है? अद्विक बोलता है, किस लिए माँ? तो अदिति अद्विक से बताती है कि बेटा हम इंडिया जा रहे हैं। तो अद्विक बोलता है, क्या करने जा रहे हैं ममा? अद्विक के सवाल पर अदिति बोलती है कि बेटा मुझे वहाँ कुछ ऑफिस का काम है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी इंडिया दिखा के लेकर आऊंगी। वो कैसा है? अद्विक बोलता है, क्या आप मुझे भी लेकर जाएंगे? और अपने मन में बोलता है, मेरे पापा भी वहीं रहते हैं, अब मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ, यही सही टाइम है। और अपने फेस के एक्सप्रेशंस चेंज कर लेता है और बोलता है, लेकिन आप कहीं और तो मुझे नहीं लेकर जाती है? तो अदिति बोलती है कि बेटा इसलिए आपको लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पर जन्म हुआ था, मैं वहाँ पर छोटी थी तब मैं वहीं पर रहती थी, फिर मैं बड़ी हो गई थी तब यहाँ पर आई थी। आदित्य को पता था कि अद्विक के क्वेश्चन अब खत्म नहीं हो गए इसलिए वह अद्विक को बोलती है कि बेटा अगर आपको नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं और आपकी मासी चले जाते हैं। अगर आप जाना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर नानी के पास रुक जाना, हम दोनों इंडिया चले जाएंगे। तो अद्विक जल्दी से बोलता है, नहीं ममा मुझे भी आपके साथ जाना है और अपने माँ के गाल पर एक किस करके अपने रूम की तरफ भागते हुए बोलता है कि ममा मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ, जल्दी से, मुझे भी आपके साथ इंडिया जाना है, मुझे भी वहाँ पर सब कुछ देखना है और मुझे वहाँ पर अपने लिए पापा को भी तो ढूंढना है। अद्विक ने ये बात बहुत धीरे से कही थी इसलिए अदिति या मीरा में से किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला कि अद्विक ने अभी क्या बोला है, इसलिए वह अपने रूम में चली जाती है और वह दोनों भी पैकिंग करने लग जाती है क्योंकि वीकेंड कल ही था और कल की उनकी फ्लाइट थी, इसलिए दोनों अपनी पैकिंग के लिए चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अद्विक अपने रूम में सोचता है कि मैं इंडिया जाऊंगा और मैं अपने पापा को ढूंढ लूंगा, ममा तो मुझे कुछ बताती नहीं है, मेरे पापा कहाँ है? सब बच्चों के पापा है लेकिन मेरे पास ही पापा नहीं है, अब मैं इंडिया में अपने पापा को ढूंढ लूंगा। एक दिन मीरा और आदित्य दोनों बातें कर रही थी तब अद्विक ने सुना था कि मीरा है बोल रही थी कि अद्विक के पापा शायद से इंडिया में ही है। अद्विक ने यह बात सुन ली थी और वह जब अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा मेरे पापा कहाँ है, तभी आदिति उसे बोल देती है कि बेटा आपके पापा नहीं है। यह बात अद्विक के मन पर बैठ चुकी थी, सबके पापा है लेकिन उसके पापा नहीं है, लेकिन वह यह बात कभी भी अपने ममा को नहीं बता पाता था क्योंकि अदिति जब भी अद्विक के मुंह से उसके पापा के बारे में सुनती तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह अद्विक को डाल देती थी और डालते हुए उसे बोलती थी कि बेटा आपके पापा नहीं है, वो मर चुके हैं, क्यों आप बार बार पापा पापा बोलते हो? मैं हूं ना आपकी ममा, फिर भी आपको पापा चाहिए, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? अद्विक, क्या मैं आपको जो चाहती वो लाकर नहीं देती हूँ? आपको यह बताइए आपको पापा क्यों चाहिए? अद्विक, मैं आपको घूमने भी लेकर जाती हूँ, यह बताइए, फिर भी आप मुझे से पापा की जिद कर रहे हैं। आपको पता है ना आपके पापा नहीं है, लेकिन आप फिर भी बार बार मुझे पापा पापा की जिद करते हैं। अद्विक बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ममा को इतना परेशान नहीं करते हैं, आपको पता है ना ममा को बाहर कितना काम होता है, उनको कितनी टेंशन होती है, लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं मानते हैं। क्या आप ममा से प्यार नहीं करते हैं? अद्विक इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था और अपने आप से बोलता है कि ममा सॉरी मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ममा सबके पापा काम करते हैं, उनकी ममा बच्चों के साथ खेलती है और उन्हें बाहर घूमने लेकर जाती है, लेकिन ममा हमारे पापा नहीं है इसलिए आपको काम करना पड़ रहा है। अगर पापा होते तो आप काम नहीं करते, आप मेरे साथ रहते पूरा दिन और पापा काम करते, इसीलिए मैं पापा को ढूंढना चाहता हूँ जिससे पापा हमारे लिए काम करे और आप और मैं खूब मस्ती करें। मैं आपको ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकता, लेकिन सॉरी ममा मुझे पापा को
ढूंढना पड़ेगा, मुझे आपसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा। अदिति ने आद्विक से प्रॉमिस लिया था कि वो कभी भी अपने पापा के बारे में न ही किसी से पूछेगा और उनके बारे में पता नहीं लगाए गए कि वो कहाँ हैं, और न ही उनके बारे में कभी बातें करेगा। लेकिन अद्विक अपने पापा से मिलना चाहता था, हर बच्चे की तरह उसकी भी कुछ विश थी जिसे वो पूरा करना चाहता था। अद्विक काफी होशियार बच्चा था, वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर था। अब यह पता लगाना मुश्किल था कि उसके पापा न होने की वजह से वह इतना मैच्योर था या फिर अपनी मॉम को इतनी मेहनत करते हुए देखकर वह इतना मैच्योर हो गया था। और वही मीरा और आदित्य अपनी पैकिंग कर रहे थे तो मीरा आदिति से बोलती है कि आदिति तुमने क्या सोचा है। तो अदिति बोलती है मीरा किस बारे में। अदिति की यह बात सुनकर मीरा बोलती है कि अदिति वो मैं यह बोल रही थी कि तुमने अद्विक के पापा को ढूंढने के बारे में क्या सोचा है। तो अदिति बोलती है कि मीरा ये तुम कैसी बात कर रही हो, मुझे नहीं पता वह इंसान कौन है, फिर भी तुम मुझसे बार बार यही पूछती हो। मीरा के सवाल से अब अदिति थक चुकी हूँ। एक तरफ तुम बोलती हो कि अद्विक के पापा कौन है और एक तरफ अद्विक है, वह मुझे यही सवाल करता है कि मम्मा सबके पापा है, मेरे पापा क्यों नहीं है, तुम बताओ मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता है कौन अद्विक के पापा हैं। मीरा बोलती है कि आदिति हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तो अदिति बोलती है नहीं मीरा, मैं उसे नहीं ढूंढूंगी, कभी भी नहीं ढूंढूंगी। उसे इंसान की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई तो क्या मैं उसे ढूंढ लूंगी। मीरा बोलती है कि आदिति तुम ऐसा मत करो, तुम पूरी जिंदगी अकेली तो नहीं रह सकती, तुम्हें और अद्विक को किसी न किसी की जरूरत तो होगी। तो क्यों ना हम अद्विक के पापा को ही ढूंढने की कोशिश करें और क्या पता वो एक अच्छा इंसान हो जो तुम दोनों को अच्छे से संभाल सकता है। तो आदिति बोलती है नहीं मीरा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने बेटे के साथ रह सकती हूँ। तो मीरा बोलती है नहीं आदिति, तुम्हें तो जरूरत नहीं है लेकिन अद्विक को तो है ना। मीरा बोलती है कि अदिति आगे जाकर सबको किसी ना किसी की जरूरत होती है, तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी में अकेले रहना चाहती हो। तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, वह भी शादी कर लेगा, वह भी अपनी वाइफ के साथ रहेगा, क्या तुम उस समय पर भी अकेले रहोगी। तो तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई साथी होना चाहिए ना। तो अदिति बोलती है नहीं मीरा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। तो मीरा बोलती है कि आदिति तुम अपने पापा को ही देख लो, उन्होंने तुम्हारी मम्मी के मरते ही दूसरी शादी कर ली क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर अपने साथी की जरूरत होती है, इसीलिए तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। मीरा की बात सुनकर अदिति बोलती है कि मीरा तुम गलत बोल रही हो, पापा ने ये शादी अपने लिए नहीं मेरे लिए की थी, क्योंकि मैं काफी छोटी थी तो उन्हें लगा कि मुझे एक माँ के प्यार की जरूरत है, इसलिए उन्होंने पायल से शादी कर लिए। वो किसी से भी शादी नहीं करते, वो मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन अदिति जो उन्होंने तुम्हारे लिए शादी की थी, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी होते हुए उस औरत के साथ एक बच्चा पैदा किया है। अगर वह यह चाहते थे और तुम्हारे एक माँ लाना चाहते थे तो उन्हें बच्चा पैदा नहीं करना था। तो अदिति बोलती है कि यार मीरा, उन्होंने पायल से शादी की थी तो बच्चा पैदा करना और एक साथ सोना ये तो नॉर्मल है। अदिति बोलती है मीरा, एक आदमी अपने डिजायर उसको कब तक कंट्रोल कर सकता है, और अगर उसकी वाइफ हो तो बिल्कुल भी नहीं। एक कमरे में रहते हुए अगर वह दोनों एक साथ नहीं होंगे तो यह बताओ कोई कैसे रह सकता है क्या। तभी मीरा बोलती है मैं तुमसे यही बोल रही हूँ यार, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात यह भी तो सोचो ना, तुम्हें भी तो किसी की जरूरत है ना, जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी केयर करे, तुम्हारा हर एक मुसीबत में साथ दे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। आदिति बोलती नहीं मीरा, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे मुसीबत के टाइम पर मेरे पास नहीं आए, तो अब मैं किसी और से क्या ही उम्मीद लगा सकती हूँ। मुझे किसी और की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए मेरा बेटा ही काफी है, और बस तुम लोग हो ना मेरे लिए, मुझे किसी की क्या जरूरत है। और तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम तो मेरे साथ हमेशा रहोगी, फिर मुझे किसी और की क्या जरूरत पड़ने लग गई। अदिति की बात सुनकर मीरा बोलती है कि अदिति मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो आदिति बोलती है कि अच्छा मीरा, यह बताओ तुम मुझे शादी के लिए इतना बोल रही हो और तुम कब करने वाली हो शादी। तो मीरा थोड़ी उदास होते हुए बोलती है कि यार मैंने एक शादी की थी ना, उसमें तो तुम देख चुकी हो ना कैसा हुआ था, मैं दोबारा से शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपनी करियर में एक अच्छा सफल डॉक्टर बनना है, उसके बाद ही मैं उनके बारे में सोचूंगी। इस बार मैं अपनी फैमिली वालों की नहीं मानूंगी, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, जो मुझे पसंद होगा, जिससे मैं प्यार करती हूँ, और जो मुझे प्यार करेगा मैं उसी से शादी करूंगी।